सभी श्रोतृगण जो आज फेसबुक में मेरे उपन्यास सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बेलवड़ी मल्लम्मा और कित्तूरी चन्नम्मा, ये दो रानियों इतिहास की स्वर्णिम स्मृति जैसा चिन्हित किया गया है, इन रानियों के बारे में हिंदी में थोड़ा बहुत जानकारी, जितनी जानकारी मैंने हासिल किया है, मैंने अध्ययन किया है, इसी हिसाब से आपके सामने रखना चाहती हूँ। हालांकि मैं बेसिकली कर्नाटक की कलबुर्गी से हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, फिर भी हिंदी समझती हूँ, थोड़ा बहुत बातें भी कर सकती हूँ। इसी हिसाब से मैं हिंदी में, क्योंकि आप मराठी भाषिक लोग हैं, मराठी और कन्नड़ दोनों भाषा की बहुत ज़बरदस्त तालमेल रह चुकी है, आज भी है, इसलिए मैं मराठी समझ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं हिंदी में आपके सामने इन दोनों महान हस्ती जो इतिहास में चला गया है, इन हस्ती के बारे में आपके सामने थोड़े बहुत विचार रखना चाहती हूँ। पहले हम कित्तूरी चन्नम्मा के बारे में जानकारी ले लेंगे। कित्तूर एक ऐसा छोटा गांव था, कर्नाटक के बेलगांव जिला के बैलहोंगल तालुका के अंदर आते हैं, एक छोटा सा कस्बा था कित्तूर बोलते। वो एक देशगद्दी था, एक फ्यूडल राजा उधर रहते थे। तो कित्तूर के जो संस्थानिक थे, देसाई करके, देशगद्दी करके बुलाते हैं हम, तो बेलगांव पड़ता है महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र की जो बॉर्डर में पड़ते हैं, तो इसलिए कित्तूर से मराठवाड़ा महाराष्ट्र के भी बहुत संबंध आ चुके हैं। तो वहाँ की जो राजा थे, कित्तूर संस्थान के देसाई जो राजा थे, वो मूल सागर से, तो कर्नाटक की उस तरफ से सागर जो मंगलोर, शिवमोग्गा इसके आसपास में होते हैं, शिवमोग्गा के बाजू में होते हैं, वहाँ एक हिरेबसप्पा शेट्टी बोल के एक बड़ा व्यापारी था। उस जमाने में बणजिगा मतलब वणिका, वणिजिगा मतलब व्यापारी थे। बैलों के ऊपर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ माल को बेचते थे, खरीदते थे, आना जाना करते थे। उसको यत्तिन हेरु बोलते हैं कन्नड़ा में। तो वैसा उन्होंने कारवां व्यापार करते थे। तो बीजापुर की आदिल शाही ने इनकी जो व्यापार की गति और इनकी जो प्रामाणिकता, शौर्यता, तो व्यापार की कुशलता, उस सब को देख कर बीजापुर के वहाँ के आदिल शाही राजा थे, आदिल शाही बादशाह मोहम्मद, उसको बेलगांव को बुलाया, वहाँ एक उसको सल्तनत दिया, एक छोटा सा कस्बा उसके नाम दे दिया है। तब से वो कित्तूर की तो देशगति बोल के चलते आए थे। तो ये हिरेमल्ल शेट्टी जो थे, उसका उस देशगति का मूल पुरुष था। उससे लेकर आखिरी राजा शिवलिंग रुद्र सर्ज तक 13 राजा सल्तनत को चलाया। लास्ट राजा थे शिवलिंग रुद्र सर्ज, जो चन्नम्मा की बेटा था। तो 13वीं जो पीढ़ियाँ
चलते आए हैं, उसमें 12वीं पीढ़ी थे मल्ल सर्ज। तो ये बहुत बड़ा शूर था, धीर था और पराक्रमी भी थे। पराक्रम से हिसाब से उन्होंने उस जमाने में शमशेर जंग बहादुर और प्रताप राव बोल के 2 बिरुदावली हासिल किए थे। उन्होंने 1782 से 1816 तक राज चलाया। पूरे जिंदगी उन्होंने युद्ध और कौशल्य में बिताया। युद्ध ही कर दिया आपको, रक्तपात। क्योंकि आपको मालूम होगा 17-18वीं शताब्दी में भारत में ऐसे छोटे छोटे करीब 600 के संस्थान थे। तो आज हम अखंड भारत की जो कल्पना, जो वास्तविकता देख रहे हैं, वैसा अखंड भारत का कल्पना ही नहीं था हमारा। छोटे 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 संस्थानों में बट गए थे हम, टुकड़े टुकड़े में जिंदगी बीत रहे थे हम। करीब करीब 600 छोटे बड़े संस्थान थे। उसके अंदर भी और बहुत छोटा छोटा कस्बा था। तो वैसा तो अखंड भारत का जो परिकल्पना है, ब्रिटिश की जमाने में जब ब्रिटिश भारत में हुकूमत जमाया तो पूरे छोटे छोटे कस्बे को हरा के, परास्त करके अपने शासन के अधीन कर दिया। तब जो भारत में बसे हुए लोगों को हम एक है, हम सब एक देश के वासी है, ऐसा समझ में आया। पहले ऐसा नहीं था। तो 4-5 जिला, 4-5 कस्बा, उसको मिला के अपना देश समझते थे हम। अपना देश समझता, अपना भारतवासियों का देश या राष्ट्र का कल्पना बहुत छोटा था, क्योंकि हम छोटे 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 कस्बे में बांट गए दिए थे। तो ठीक है, वैसे ही एक छोटा कस्बा था खितुर के। तो खितुर के जो कस्बा था, तो उन्होंने ये मल्लसर्ज जो राजा था, अपने आजू बाजू वाले पेशवे के साथ, मुगलों के साथ, टिप्पू हैदर के साथ अक्सर युद्ध करना पड़ता था। अपने देश गति को बचाना पड़ता था। इसलिए उसका पूरा जिंदगी युद्ध और रक्तपात में चला गया। तो ये जो मल्लसर्ज राजा था, उनका 2 बीवियाँ थी। एक था रुद्रमा और एक थी चन्नम्मा। रुद्रमा तल्लूर देसाई के पुत्री थी और चन्नम्मा कागती, यानी काकती भी बुलाते, कागती भी बुलाते। तो कागती देसाई, धुड़प्पा देसाई बोल के एक छोटा कस्बा का देसाई था, वो उसका बेटी थी। तो चन्नम्मा जब छोटी थी तब से उसको ये घोड़सवारी और युद्ध के जो कौशल्य थे उसमें वो रुचि रखती थी। और पैदाइशी तहे दिल की शूरता प्रेमी आदमी, औरत थी वो। तो इसलिए वो चन्नम्मा ने ऐसे उसके अंदर एक तहता था, मैं मेरे जिंदगी में कुछ कर सकूं। तो ये कित्तूर संस्थान के राजा थे, वो लिंगायत की समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लिंगायत धर्म को मानते थे। तो उसका एक कुलगुरु था जो बैलमंगल के विरक्त मठ के मठाधीश गुरुसिद्ध स्वामी बनते, वो राजगुरु थे। तो इनके मार्गदर्शन के ऊपर ही वो देश को चलाते थे, अपने देश को चलाते थे। तो वो स्वामी जी ने चन्नम्मा को पहले से उसको राह दिखाती थी, मार्गदर्शन देती थी। तो चन्नम्मा जब से छोटी थी तब से वो वचन भी पढ़ती थी, वचन की अनुभव लेती थी। उसके ऊपर अक्कमादेवी की वचन के बहुत सारे प्रभाव थे। और पूरे अखंड जो वचन साहित्य की जो आंदोलन थे, जो उसका समझ थे, वचन साहित्य की जो तत्व फिलॉसफी थे, वो फिलॉसफी वो खूब जानती थी। तो इसी दौरे से उन्होंने दूसरे बीबी, बल्कि मल्लसर्ज के दूसरे बीबी बन के चली गई
फिर भी उन्होंने अपने बड़े जो सौत बोलते हैं, सौतन बोलते हैं, कभी भी उसके साथ सौतन की भाव से रही नहीं है। वो बड़ी दीदी मानते थे, उन दोनों की तालमेल बहुत अच्छे थे। तो कई हमको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिल सकता है, जैसे चन्नम्मा और रुद्रम्मा, वो दोनों सौतन होते हुए भी दे और बहुत बड़े प्यार से, आदर्श से वो दोनों जीवन बिताते थे। तो रुद्रम्मा जब चन्नम्मा शादी करके दुलप्पा देसाई के घर से इधर कित्तूर के संस्थान में आई, तो तहे दिल से उसका स्वागत करी थी चन्नम्मा। तो चन्नम्मा का दो बेटे थे, एक शिवलिंग रुद्र सर्ज और एक वीरभद्र सर्ज, दो बेटे थे। तो चन्नम्मा जब आई थी, दोनों छोटे थे। चन्नम्मा ही शिवलिंग रुद्र सर्ज को बड़ी थी। चन्नम्मा की देखभाल में, चन्नम्मा की युद्ध कला से ऊपर ही शिवलिंग सर्ज का पालन पोषण हुआ है। तो चन्नम्मा उसको घोड़सवारी और तलवार चलाना, युद्ध कौशल्य और राजपाट गद्दी कैसे संभालना, वो पूरे उसको मार्गदर्शन दी, उसको सिखाई हो शिवलिंग रुद्र सर्ज को। तो थोड़े दिन होते हुए भी, जैसे पहले से ही कित्तूर संस्थान को टिप्पू से झगड़ा था, टिप्पू ने उनको हराने की कोशिश किए थे और उसको अपने साम्राज्य के नीचे लाना चाहते थे, साम्राज्य के नीचे उससे मुआवजा लेना चाहते थे। लेकिन उसके साथ भी झगड़ा करके मल्ल सर्ज ने अपने आप को स्वतंत्र राजा बोल के घोषण किया था। तो बाद में टिप्पू से दूर रहने के लिए, टिप्पू से आज़ादी होने के लिए उन्होंने पेशवा के साथ तालमेल करना पड़ा, एक पॉलिटिकल समझौता करना पड़ा, एक राजकारण के हिसाब से चलना पड़ा। तो एक दिन पेशवा ने, जब चन्नम्मा को एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका पेट से भी एक बच्चा हो गया था, चन्नम्मा के पेट से भी, तो उसी दौरान पेशवा ने मल्ल सर्ज को बुलाया। मल्ल सर्ज ने कुछ काम के वास्ते पेशवा के यहाँ पुणे चला गया। पुणे चलाने के बाद वहाँ पेशवा ने इनके साथ ज्यादती की, इनके साथ छल कपट रचाया। तो उसको अपने साम्राज्य के नीचे रखना चाहते थे और मुआवजा, तो रॉयल्टी जो है वो वसूल करना चाहते थे, कप्पू कानी के वसूल करना चाहते थे उसको, तो टैक्स देने के लिए सताए। तो उसको मुआवजा, उसको यानी कि कप्पू कानी का जो बोलते हैं ना, पैसे देना पड़ता था। छोटे राजे बड़े राजाओं को अपने हिसाब से हर साल इतना इतना पैसा देना बोल के एक ये करते थे, समझौता करते थे। तो वैसे ही समझौता करने की कोशिश पेशवा ने किया। तो मल्ल सर्ज उसको नहीं माना, तो उसको बंदी बना के उधर ही रख दिए। बंदी बना के कोप्पड़ के जेल में बहुत 4-5 साल वही उसको बंदी बना के रख दिया। तो अपने जो चन्नम्मा थी, तो जब मल्ल सर्जा नहीं थे, उसके गैर हाजिरी में पूरे कित्तूर को चन्नम्मा संभाली। चन्नम्मा एक बहुत होशियार औरत थी और दूरदृष्टि वाले औरत थी, शौर्य साहसी थी, महत्वाकांक्षा रानी थी, एक प्रजा प्रेमी रानी थी। ऐसे रानी आपको कभी इतिहास में देखना नहीं पड़े, ऐसा एक हस्ती हमारे कर्नाटक में हुए है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो एक बसवण्णा के अनुयायी थे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जब मल्ल सर्जा कित्तूर में नहीं थे, तो रानी चन्नम्मा को इडी गद्दी को संभालना पड़ा, देश को चलना पड़ा। तब चन्नम्मा ने चुप नहीं बैठी, रोते करते नहीं बैठी। चन्नम्मा कित्तूर को मजबूत बनाई, कित्तूर के सैनिकों को, तो कित्तूर के संपत्ति को,
कित्तूर उत्पादना को उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से उसको डेवलप किया, उसको अभिवृद्धि किया है। तो बाद में जब 5 साल तक कैद में रहने के बाद मल्ल सर्जा बीमार पड़े हैं, बहुत बुरी तरह बीमार पड़े हैं। उसका जो कित्तूर के सेनापति गुरसिद्ध थे, गुरसिद्ध जाके उसको भेंट किया, तब वो पूरा रुग्ण शैया में थे, आखिरी सांस ले रहे थे। तब उन्होंने पेशवा से रिक्वेस्ट करके एक समझौता बना के उसके नीचे रहने की एक करार को ये करके राजी होने के बाद मल्ल सर्ज को वापस कित्तूर को लेके आया। तो मल्ल सर्ज बहुत बुरी हालत में था, उसका हालत दिखने जैसा नहीं था। तो मल्ल सर्ज ने उसी दिन उसी वक्त आखिरी सांस ले लिया। तो मल्ल सर्ज गुजरने के बाद उसके बड़े बेटा जो थे शिवलिंग रुद्र सर्ज, उसको पट्टाभिषेक किया है। उसको बाजू में रानी तो थी, मल्लम्मा तो उसकी छोटी माँ थी, लेकिन पालन पोषण मल्लम्मा ही की थी, चन्नम्मा ही की थी। तो चन्नम्मा को वो खूब मानते थे। तो उस समय में क्या हुआ, तो ब्रिटिशों का राज था, पेशवाओं के ऊपर ब्रिटिशों का राज था। तो ब्रिटिश पूरे जितने भी छोटे छोटे कस्बे थे भारत में, वो छोटे कस्बे को परास्त करके हरा के अपने अंडर, अपने दायरे में, अपने नीचे लेने की कोशिश कर रहे थे। तब तक तो 1800 में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो राष्ट्र थे, छोटे छोटे जो कस्बे थे, वो ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो दक्षिण भारत में उसको पेशवाओं को भी अपने कब्जे में लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लगातार उसके बीच युद्ध चालू था, एक तरफ मराठा था, एक तरफ पेशवा था, एक तरफ शिंदे था, दूसरी तरफ होड़कर था। ऐसे छोटे छोटे कस्बे जो हड़पना चाहते थे ब्रिटिश लोग। तो जब पेशवे से वजह से ये मल्ल सर्ज दौरे का देहांत हो गया, तो ब्रिटिश को मालूम हो गया कि कित्तूर और ये पेशवाओं के जो संबंध है वो अच्छी तरह नहीं है, उसको मालूम हो गया। तो वो ब्रिटिश ने शिवलिंग रुद्र सर्ज को एक ऑफर दिया कि आप तो पेशवा को हराने में आप हमारे मदद करें तो आपको हमने स्वतंत्र के राजा के रूप में ऐलान करेंगे बोल के उन्होंने उसको एक आमिष डाला। तो मल्ल ये शिवलिंग रुद्र सर्जा को ये ऐसा लगा था कि जो मेरे पिताजी को इतना सताया, मेरे पिताजी के जो एक तरह की खून किया है, खलास किया है, उसके साथ जो हमारे साथ गद्दारी किया पेशवा ने, हम उसको हराएंगे और उसके हमारे जो प्रतिकार है वो प्रतिकार ले लेंगे बोल के उन्होंने ब्रिटिशों के साथ समझौता किया। लेकिन उस वक्त रानी चन्नम्मा उसका विरोध की, नहीं, वैसे भी ये ब्रिटिश तो बाहर वाले हैं, तो पेशवा हम एक घर के भाई भाई है, आज झगड़ते कल एक हो जाते, ये तो हमारा अंदर का मामला है। तो चन्नम्मा इतना दूरदृष्टि वाली थी, तब अभी राष्ट्रवाद देश में कहीं भी नहीं थे। हम जो बोलते प्रथम स्वतंत्र संग्राम बोल के जो सिपाही दंगा जो हुआ था मंगल पाड़े, वैसा अपने इतिहास में पढ़ते 1857 में 1857 में जो हुआ था उसको हम प्रथम भारत का स्वतंत्र बंडाय के स्वरूप में इतिहास में हमने पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले पूरे भारत में जो चन्नम्मा रानी ब्रिटिशों के विरुद्ध में युद्ध छेड़ी थी, वो असल भारत के स्वतंत्र संग्राम के पहले बंडाए थे, पहले युद्ध थे, पहले ऐलान थे। तो ब्रिटिशों को हमारे अंदर दखल देने की कोशिश ना करें, तो हमारे देश हम संभालेंगे, आप बाहर वाले हैं बोल के ऐसा एक चेतावनी रानी चन्नम्मा ने पूरे भारत में कहीं भी नहीं था जो ब्रिटिशों के सामने ऐसा ऐलान करने, घोषणा करने वाले, तो चन्नम्मा करी थी। तो तब उन्होंने अपने बेटे को समझाया, हम ब्रिटिशों के साथ नहीं जाएंगे, ब्रिटिशों के तो राजी जो है उसका जो हमारे आपस की जो ಒಪ್ಪಂದ है वो हम नहीं करेंगे बोल के अपने बेटे को समझाने की कोशिश की।
लेकिन शिवलिंग रुद्र सर्च प्रतिकार के भाव से पूरे लतमस्त थे। उन्होंने तो अपने पिताजी की जो देहांत थे उसको वो कभी नहीं भूल पाया। तो उसने किसी का बात नहीं सुनी। तो उसका सेनापति बोले तो कित्तूर के जितने भी अच्छे चाहने वाले लोग थे, कित्तूर संस्थान के प्रेमी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सभी लोग उसके सलाह मशवरा दी ताकि हम ब्रिटिशों के साथ मत जाए। पेशवाओं के साथ जो कुछ भी झगड़ा करना है हम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश के सहायता हम नहीं करेंगे। तो समझाया, लेकिन शिवलिंग रुद्र सर्च उसको अमन में नहीं लाया। वो उस बात को राजी नहीं हुआ। तो फिर बाद में चन्नम्मा उसको बहुत समझाने की कोशिश की, रुद्रम्मा समझाने की कोशिश की। तो रुद्रम्मा और शिवलिंग दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो ऐसा तो राजगद्दी में, राजपाट में होते रहते हैं अक्सर, राजघराना में ये मामूली का सब्जेक्ट है। तो झगड़ा हो गया, फिर भी शिवलिंग रुद्र सर्च किसी का नहीं सुना, तो ब्रिटिशों के साथ चला गया। उधर चलाने के बाद रुद्रम्मा को आघात हो गई। रुद्रम्मा एकदम बीमार पड़ गई, वो आखिरी सांस ले ली। लेकिन इसके बाद में जब ब्रिटिशों को सहायता करना था, तो ब्रिटिशों ने शिवलिंग रुद्र सर्च से एक नेगोशिएशन किया था कि हर साल इतना मुआवजा, इतना पैसे गिफ्ट की तौर पर और ब्रिटिश साम्राज्य को देना चाहिए, तभी ब्रिटिश साम्राज्य आपको रहने देंगे, राजा मानेंगे, अपने साम्राज्य के नीचे राजा मानेंगे। बोलके ऐसा एक मंड्रो साहब जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे, उनके साथ उसका समझौता हुआ था। तो शिवलिंग को तब उसको पश्चाताप हो गया कि जो मैंने नहीं करना था मैं कर दिया, बोल के बहुत बड़ा पश्चाताप हो गया। इसी को चिंता लगाते शिवलिंग रुद्र सर्च, एक शिवलिंग रुद्र सर्च की रानी थी हीरम्मा रानी। तो बहुत छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में उन्होंने एकदम एक दिन चल बसा। तो चल बसने के बाद ब्रिटिश कित्तूर संस्थान हड़पना चाहते थे, कित्तूर को पूरे नष्ट ध्वस्त मस्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने एक उसका जो अम्बेसडर को भेज दिया। धारवाड़ के कलेक्टर थे थैकरे, तो उसको थैकरे ने चन्नम्मा को एक लेटर लिख भेजा, जो मंड्रो के साथ हमारा जो नेगोशिएशन हुआ था उसके हिसाब से आपको फलाना इतना इतना पैसे हमको देना पड़ेगा बोलके उन्होंने एक निरूप भेजा। तो चन्नम्मा तब पूरे गद्दी संभालने इसके ऊपर थी, और रानी के हिसाब से वो पहले उसके पति के काल में भी कित्तूर चलाई थी। अब पुत्र का देहांत होने के बाद ही तो उसको चलाना ही था। तो चन्नम्मा उसको बहुत खूब तरफ से निभाई, वो बहुत खूब तरफ से। तो निभाने के बाद जब ब्रिटिश अधिकारी चन्नम्मा के सामने पेश हुआ, चन्नम्मा ने बोल दिया आपको क्या काम है, इधर क्यों आए? नहीं, आपको इतना पैसा हमको देना है। तो चन्नम्मा बोले हम आपको क्यों पैसे देंगे? ये बात बहुत धैर्यवान ही कर सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जो हम सब इसको बोलते हैं सूर्यास्त नहीं होना देश, ऐसा देश कभी भी सूर्यास्त नहीं। पूरा विश्व के ब्रिटिशों का राज था। विश्व के 2/3 प्रदेश में ब्रिटिशों का साम्राज्य था। तो इसको हम बोलते थे सूर्यास्त। कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। अगर एक जगह सूर्यास्त होते तो दूसरी जगह सूर्य उजाला होता था, सूर्य उदय होता है। तो इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य कभी भी सूर्यास्त देश नहीं मान सकते। तो ऐसा देश, इतना बड़ा देश था, साम्राज्यशाही था, उसके सामने चन्नम्मा ने धड़ बोल दिए हम आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश, हमारे लोग, हमारे श्रम, हमारे उत्पादन, हमारे देश में पैसे मांगने वाला आप होते कौन है? आप इस देश के निवासी नहीं हैं, तो आप यहाँ से हटाइए बोल के
बहुत धैर्यवान से चन्नम्मा ने उसको नकार दिया, धुतकार दिया चन्नम्मा ने। तो ब्रिटिश अधिकारी जो थे उसको ठेस पहुंचे, क्योंकि आज तक बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े साम्राज्यवादी भी उसके सामने ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन चन्नम्मा ने अपनी अंदर की जो शक्ति थी, आत्मशक्ति थी, आत्मधैर्य था, उस हिसाब से उन्होंने बोल दिए चन्नम्मा को। तो फिर ठाकरे ने वापस युद्ध छेड़ने की कोशिश किया। तो ठाकरे ने पूरे अपने सैन्य के साथ कित्तूर के ऊपर हमला किया। कित्तूर के ऊपर हमला किया 1824 अक्टूबर 23 के दिन कित्तूर के किले जो तो किले के ऊपर हमला छेड़ दिया। तब कित्तूर के सैन्य था 2000। तो ठाकरे अकेले नहीं आया, ठाकरे अपने साथ स्टीवनसन, इलियट, स्टीरिंग जैसे बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को लेके कित्तूर के ऊपर हमला बोल दिया। कित्तूर की किला बहुत मजबूत थे, कित्तूर के सैनिक बहुत वीर थे, शूर थे, स्वाभिमानी थे, लड़ाकू थे। चन्नम्मा ऐसे उनको बनाई थी, चन्नम्मा का ट्रेनिंग था। चन्नम्मा हर सैनिक के अंदर स्वाभिमान जगाती थी। वो स्वाभिमान की धनी थी चन्नम्मा। तो तब कित्तूर के पूरे इर्द गिर्द ठाकरे के सैन्य हमला किया। चन्नम्मा भी बहुत खूब तरफ से उस युद्ध कौशल्य को निभाई। चारों तरफ अपने किले के चारों तरफ, एक तरफ सूबेदार निंगप्पा, एक तरफ सरदार वीरप्पा, एक तरफ नीलकंठ राव, एक तरफ रामा पाटिल, ऐसा शूर शूर लोगों को एक एक जगह में व्यवस्था करके कैसे युद्ध करना, कैसे चलाना, सब ट्रेनिंग करके तो युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। तो युद्ध चला, 2-3 दिन तक युद्ध चला। तो कित्तूर के जो किले थे बहुत मजबूत थे, वो किले को इतना जल्दी कोई भी हरा नहीं सकते थे। तो इसी दौरान युद्ध करते करते दौरान तो चन्नम्मा की एक बॉडीगार्ड थी, उसका एक सेवक था अमटूर बाड़प्पा, उन्होंने ठाकरे को सीधे गोली मार दिया। ठाकरे देहांत हो गया, ठाकरे मर गया। वो जो न्यूज़ था वो ब्रिटिश इंग्लैंड तक पहुंची। तो आज जितने भी चन्नम्मा की जो रिकॉर्ड्स है ब्रिटिश म्यूजियम में है, चन्नम्मा की जो तलवार है ब्रिटिश म्यूजियम में, तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्यशाही में चन्नम्मा के बारे में चर्चा हो गई। ऐसा क्या व्यक्तित्व है, एक छोटे कस्बे के एक रानी औरत जो बिल्कुल देसी थी, एक बिल्कुल भारतीय नारी थी। वो नारी पूरे ब्रिटिश सैनिकों को परास्त किया, ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। तो चन्नम्मा उस युद्ध में विजय हासिल की। कित्तूर किले के अंदर दीपावली जैसा उसको मनाया। तो इधर ब्रिटिश हुकूमत को बहुत गुस्सा आया। तो कैसे भी करके उसके ऊपर हमला करना चाहते थे। तब हुआ था मसला। तो शिवलिंग रुद्र सर्ज मरते अपने दत्तू ले लेते। तो अडॉप्शन की जो कानून बनाए थे ब्रिटिशों ने, वो एक भारत के साथ बहुत छल कपट के कानून थे। तो उन्होंने शिवलिंग रुद्र सर्ज के देहांत के बाद मस्त मरनी के एक पटेल थे, उसके बेटे को गोद में ले ली थी वीरम्मा। तो शिवलिंग रुद्र सर्ज की बीवी थी, रानी थी वीरम्मा ने मस्त मरडी के एक पटेल के बेटे को गोद ली थी। तो गोद लेने की
जो प्रक्रिया था, उसका जो डॉक्यूमेंट्स था, वो डॉक्यूमेंट भेजे थे चन्नामा ने, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स को अपग्रेड करके उसका ठस्सा मारना था। ब्रिटिश पुणे को भेजी थी मंजूरी पत्र जो था ना, दत्तक की जो मंजूरी पत्र को लेके अपना एक रायभारी एम्बेसडर कन्नूर वीरप्पा उसको पुणे को भेजी थी, क्योंकि हम सब ब्रिटिश सल्तनत के नीचे हो गए थे। तब तक छोटे बड़े कस्बे हार चुके थे, देश के बहुत सारे कस्बे ब्रिटिश के अंडर हो गए थे, तो चन्नामा को भेजना पड़ा पुणे। ब्रिटिश अधिकारी से, ब्रिटिश एम्पायर से उसका एक ठस्सा जरूरी था, उसका हुक्म जरूरी था, तो पुणे को भेजी थी अपने करार पत्र, जो दत्तक स्वीकार की पत्र के डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स को भेजी थी। उधर जाने के बाद उन्होंने ब्रिटिशों के सामने, जब शिवलिंग रुद्र सच्चे थे, उनके जीवित काल में ही हमने उसको दत्तक लिया है, तो इसके साक्ष्य हैं, हम सब साक्ष्य है बोलकर डॉक्यूमेंट पेश किया था। तो ब्रिटिशों ने ठीक है, तो उसको क्या है वो स्वीकार किया था, ठीक है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बराबर है, लीगल है, तो आपका जो दत्तक पुत्र लेने की जो प्रक्रिया है वो लीगल है, आज से आप लीगलाइज कित्तूर संस्थान अपने एक स्वयंभू संस्थान बोल के रह सकते हैं बोल के एक पत्र करके उसको दे दिया था वीरप्पा को। इसी दौरान ठाकरे के देहांत की जो समाचार थे वो ब्रिटिशों को पहुंचते, तो ब्रिटिशों को बहुत हैरान हो गए, अरे हमने कित्तूर के साथ क्या समझे थे और क्या हो गया। तो फिर वो वीरप्पा को वापस बुला के वो अधिकारी बोले आपके जो पत्र मैंने दे दिया था, दत्तक के जो मंजूरी पत्र मैंने दे दिया था, वो पत्र मेरे को वापस दे दो, वापस दे, उसको कुछ ये करना है, मेरे को अमेंडमेंट्स करना है बोलते। लेकिन वीरप्पा को मालूम हो गया तो ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो वीरप्पा ने क्या बोले, नहीं मैं अब तक वो पत्र कित्तूर को भेजी हूँ, मेरे पास नहीं है बोला। तो ब्रिटिशों ने क्या करना अनिवार्य बोल के चुप बैठे थे। इसी बीच में कित्तूर संस्थान के जितने भी कित्तूर संस्थान के प्यारे लोग थे, स्वाभिमानी लोग थे, उसके अंदर कित्तूर संस्थान के गद्दार भी थे, बहुत सारे गद्दार भी मौजूद थे। तो मसला ऐसा है, हमको समझना चाहिए, जो छोटे राजा रहते हैं, राज प्रभुत्व रहते हैं, राज प्रभुत्व में हमेशा ही ये होते रहते हैं, जो राजाओं की सताए हुए रहते हैं किसी न किसी कारण से, उसको जो असमाधान रहते हैं वो उनका गद्दारी तो करते हैं। आप इतिहास गवाह हैं, हर राजा में गद्दार लोग भी रहते हैं, उनके हितासक्ति और उनके प्रेमी लोग भी रहते हैं, देश प्रेमी लोग भी रहते हैं, देश विरोधी लोग भी रहते हैं। तो गद्दारी करने के लिए अपने अपने कारण रहते हैं। ये राज प्रभुत्व का एक हिस्सा है, जहाँ राजा है, प्रजा है, प्रजा पूरे ये राजाओं के ऊपर प्यार ही करता, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत लोग डर के रहते हैं, थोड़े बहुत प्यार से रहते हैं, थोड़े बहुत लोग जो राजा के अधिकारियों से सताए हुए लोग रहते हैं, वो अक्सर अंदर ही अंदर ऐसा पितूरी करते रहते हैं, ऐसा गद्दारी करते रहते हैं। तो कित्तूर के यहाँ भी बहुत सारे स्वार्थी गद्दारी थे। वो गद्दारी लोग इस बीच में एक अफवाह फैलाया कि ये अफवाह में क्या फैला है, तो मल्लप्पा जो थे ना, वीरप्पा के पिता मल्लप्पा को हाथी के पांव से नीचे दबा के कित्तूर संस्थान वाले मार दिया बोल के ऐसा एक समाचार वीरप्पा के पहुंच गए। तो वीरप्पा जो अब तक कित्तूर के प्रेमी थे, कित्तूर संस्थान के वेलविशर थे, एकाएक जब उसको ये मैसेज मिला, उसके पिताजी को कित्तूर संस्थान वाले ने उसका तो खत्म कर दिया,
उसका तो मार डाला। तो एकदम वो नेगेटिव में आया। जो उनके पास दत्तक स्वीकृति पत्र थे जो ब्रिटिशों ने दे चुका था, एक बड़ा डॉक्यूमेंट था वो, तो अपना राय बदल के कित्तूर की तरफ की राजनिष्ठा है वो राजद्रोह में बदल गया। बदल के बाद अपना लेटर सीधा जाके ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने वो दत्तक पुत्र मजूरी के पत्र वापस ले लिया और पूरे कित्तूर संस्थान को इलीगल घोषित किया। तो इस दौरान जब ठाकरे की मरण हो गया, ठाकरे युद्ध में वीरगति प्राप्त किया तो मर गया, तो ब्रिटिशों के अंदर हलचल मचाया। हलचल मचाने के बाद ब्रिटिश ने अब चुप नहीं बैठा। उसके बड़े अधिकारी चैपलेन जो पुणे में थे, रेजिमेंट थे वो चैपलेन, उन्होंने पूरे तैयारी के साथ कित्तूर के ऊपर फिर हमला छेड़ दिया। 30/11/1824 यानी 30 नवंबर 1824 में चैपलेन कित्तूर के ऊपर हमला छेड़ दिया। तो कित्तूर बहुत मजबूत थे, उसके पास सैनिक थे। तब कित्तूर में 100 हाथी सवार थे और 200 ऊंट सवार थे, 2000 ऊंट सवार थे, 3000 घोड़ सवार थे, घोड़ सैनिक थे, और 36 ब्रांच तोप थे। 36 ब्रांच तोप कोई कम नहीं, आज के हिसाब से कम लगते होंगे, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा युद्ध सामग्री समझ सकते हैं हम। और 20,000 उसके पास बंदूक थी, यानी कि तुपाक थे। 5,000 ट्रेंड सैन्य थे, कालाड़ू थे, पादचारी सैन्य थे। इतना बड़ा सैन्य उसके पास थे, मजबूत सैन्य, युद्ध के सामग्री, गोला बारूद, सब एक संपूर्ण राज्य व्यवस्था की जितनी ही संपत्ति और जितनी अंग, जितनी शस्त्र अस्त्र, राजस्व, धन, जो कुछ भी चाहिए था वो सब कित्तूर संस्थान के पास थे। उस जमाने में कित्तूर संस्था के नीचे 358 गांव थे, 358 ऐसे गांव इस देशगति के नीचे थे, और 72 किला थे, 72 फोर्ट किला थे, और उनका वार्षिक उत्पन्न 7 लाख। आज 7 लाख छोटी रकम समझ सकते हैं हम, उस जमाने में 7 लाख कोई कम रकम नहीं होता था, इतना बड़ा रकम था। उस जमाने में एक आने को एक थैली यानी कि 100 केजी का एक जवार मिलते, एक आने को 100 केजी का एक जवार की थैली मिलते थे। उस जमाने के हिसाब से 7 लाख उत्पन्न कोई कम नहीं होता था। तो हुआ ऐसा मतलब, तो चैपलेन ने बहुत जबरदस्त की तरीके से पूरे जितने भी ब्रिटिश आजू बाजू के सैन्य थे, रेजिमेंट थे, बुलाया वहाँ पुणे के पास के, और छोटे मोटे उसका जो ब्रिटिश के साथ तालमेल थे, ब्रिटिश के अंदर राजा थे, उसका भी सैन्य उन्होंने बुला के एक बहुत बड़ा सैन्य को लेके तो इसके ऊपर हमला कर दिया। इस बीच चन्नम्मा जब ठाकरे को हराई थी, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों को उसने बंदी बना के लाई थी, उसके बीवी बच्चों को भी बंदी बना के। कित्तूर के जो सैनिक थे, कित्तूर के सैनिक उसके बीवी और बच्चों को, ब्रिटिश अधिकारियों के बीवी और बच्चों को लेके कित्तूरी चन्नम्मा के सामने पेश किया। तो उसके साथ कोई सैनिक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, बुरा बात करने की कोशिश की, तो कित्तूरी चन्नम्मा ने उसको नकार दी,
उन्होंने एक बात कही है, एक बात कही, वैरी का पुत्र कभी वैरी नहीं होते थे, दुश्मन का बेटे दुश्मन नहीं है। दुश्मनी राज गद्दी से होते हैं, दुश्मनी इंसान के साथ नहीं है। ये चन्नम्मा की समझ थी। चन्नम्मा एक ऐसी रानी थी, हर धर्म जाति के लोगों को समानता भाव से देखती थी, कभी भी प्रजा को सताई नहीं थी। इसलिए एक छोटे कस्बे चन्नम्मा की जो राज चलाने की ढंग थी, रीति थी, बिल्कुल वचन जो फिलॉसफी था उसके हिसाब से वो चलाने की कोशिश करी। ऑफ कोर्स राज्य प्रभुत्व ही होते हैं, वो प्रजा प्रभुत्व नहीं मान सकते हम। फिर भी ये राज्य प्रभुत्व की लिमिटेशन के अंदर भी, उसकी एक मर्यादा के अंदर भी उन्होंने इतना प्रजा प्रेमी रानी हो गई है। तो तब हुआ था चन्नम्मा बहुत कोशिश करे तो कित्तूर को संभालने के लिए। तो इसके बीच जब गद्दार थे, एक वेंकट राव और मल्लप्पा शेट्टी बोलते तो गद्दार थे, उन्होंने ब्रिटिश को साथ दिया। तो ब्रिटिश की जो पूरा कित्तूर की किले की नक्शा, कित्तूर की अंदर की सैनिक की हालचाल, ये पूरे माहिती, पूरे जो जानकारी थे वो ब्रिटिशों को दे चुका था। ब्रिटिशों को कुछ पैसे के लालच, कुछ अधिकार के लालच के लिए ये दो गद्दारों ने उनके साथ शामिल होकर कित्तूर की जो अंदर की मामला थे, अंदर की जो विषय थी, वो सब उसके दे दिया था। तो इस हिसाब से चैपलिन ने पूरा प्लान किया। प्लान करके फिर हल्ला जो बोल दिया, तो बोलने के बाद हुआ ऐसा, तो अंदर जो अपना तोप खाना था, आपका बारूद खाना था, वो बारूद खाना बहुत मजबूत था। तो उसके ऊपर तो शगनी, शीट, तो गोबर, गाय वो जानवर की गोबर को मिला दिया, तो बारूद जो वो निष्क्रिय हो गया। आइन टाइम जब युद्ध छिड़ा था, चारों तरफ से चैपलिन के सैनिक एक रणभीक से युद्ध कर रहा था। चन्नम्मा ने ऐसा युद्ध करी तो इतिहास आज उसको कभी भी भूल नहीं सकते। आज जैसे जमाने से अगर ये सब रिकॉर्डिंग करने की सुविधा उस जमाने में हुए होते तो आज हमको देखने को मिलता था वो नज़ारा। आज उस जमाने में कुछ फोटोग्राफी या कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो ये सब नहीं था। अगर होते तो उसका अगर दाखलाती करते तो उसका रिकॉर्डिंग अब करते तो आज यदि विश्व उसको एक मिसाल के तौर पर देख सकते थे, लेकिन नहीं है। लेकिन काव्य, इसके बारे में बहुत सारे काव्य है, जनपद काव्य है और शिष्ट काव्य है। वो काव्य में उसको ऐसा बयान कर दिया कि कित्तूर चन्नम्मा कैसे वीरता के साथ उसके साथ युद्ध में निरत थी। तो तब युद्ध जोरदार से चल रहा था, तो अपना तोपबारी जो है, अपने किले के अंदर वो तोप खाना था, वो तोपबारी चालू था। बड़े बड़े तोप थे, 72 तोप से जो चला रहे थे एकदम स्तब्ध हो गए, तोपबारी बंद हो गए। तो चन्नम्मा वापस घबरा के आके देखती है तो जो बारूद थे तो मद्दू थे बोलते हैं, जो बारूद थे वो बारूद के अंदर तो जानवरों का गोबर मिक्स करने की वजह से वो निष्क्रिय हो गए, तो उड़ा नहीं पाया, काम नहीं कर पाया। तो चन्नम्मा को मालूम हो गया कि हम अब परास्त होने वाले हैं, हम तो हारने वाले हैं। तो चन्नम्मा की जो हितचिंतक थे, वेल विशर्स थे, वो आके बोले नहीं, अब हम हारने वाले हैं, अब ब्रिटिशों के हाथ में जाने की कोई फायदा नहीं है। आप अपने जो बहू है, 2 बहू है, एक वीरम्मा और एक जानकी बाई, 2 बहू और एक दत्तक पुत्र थे, उस दोनों को लेकर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। चन्नम्मा ने तो नकार दी उसको, ना बोली वो, नहीं हम करेंगे, वीर गति प्राप्त होंगे इनसे। तो उसके जो वेल विशर्स बोले नहीं, हम वीर गति खाली फुकट उसके मरने से क्या फायदा, फिर हम जमा होके ब्रिटिशों को परास्त करेंगे,
अब आप चले जाइए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद चन्नम्मा ने एक गुप्त मार्ग से अपने 2 बहू और एक दत्तक जो पोते को लेके भाग रही थी। तो ये दोनों जो गद्दार थे ना, वो गद्दारों के वजह से तो चन्नम्मा ने ब्रिटिशों के हाथ लगने के बाद चन्नम्मा को उन्होंने बंदी बनाकर लेके गए। बंदी वो गोला बारूद में जो गोबर मिलाई थी, वो गोपाल राव, मानतवा, गज्जी, विठल बोल के 3 क्षुद्र लोग गोबर में लाए थे। तो उन्होंने चन्नम्मा ने उस बात को मानते हुए वहाँ से निकल पड़ी तो फिर उधर ब्रिटिशों के हाथ लग गई। ब्रिटिशों ने बंदी बना दिया, सबको बंदी बना के बैलवंगल के जो जेल थे उस जेल को लेके गए। वहाँ भी थोड़े दिन के बाद सभी को एक ही जगह रहने की सहूलियत भी ब्रिटिशों ने नहीं दी। तो चन्नम्मा को अकेले कर दिए। चन्नम्मा की जो बहुएं थे और एक पोते थे उसको हटाया, उसको दूसरे जगह रखी। तो इससे चन्नम्मा को बहुत घाती हो गई। चन्नम्मा बहुत मानसिक हो गए। फिर भी चन्नम्मा को मालूम था एक ना एक दिन हम जीतेंगे। कित्तूर की झंडा से लहराएंगे, कित्तूर स्वतंत्र हो गए। क्योंकि कित्तूरी चन्नम्मा के एक सैनिक था संगोली रायण्णा, उन्होंने चन्नम्मा को बोल दिया था हम बाहर से दंगा करेंगे, बाहर से फिर युद्ध छेड़ेंगे, कित्तूर को एक ना एक दिन हम स्वतंत्र बनाएंगे बोल के उन्होंने बाहर निरंतर जारी कर दिया था। लेकिन हुआ ऐसा कि वो ब्रिटिश के सैनिक के सामने जितने भी कोशिश थे वो कोशिश टिक नहीं पाए। क्योंकि ब्रिटिश के साथ वैसे ही उनका नोक-झोंक चालू ही था। फिर भी चन्नम्मा राह देखती रह गई। एक न एक दिन यहाँ से संगोली रायण्णा आके मेरे को छुड़ाएगा, मैं फिर अपने घोड़सवार होके घोड़े के ऊपर बैठ के मैंने युद्ध करूंगी, मैंने खड्ग चलाऊंगी, मैं इस कित्तूर को स्वतंत्र कर दूंगी बोलकर ऐसा आशा रख के वो बैठी थी। लेकिन हुआ ऐसा कि एकदम चन्नम्मा 2 फरवरी 1829 में चन्नम्मा को एक न्यूज़ आया। उसके 2 दिन पहले संगोली रायण्णा भी अब कुछ नहीं कर सका। रंगोली रायण्णा को भी ब्रिटिशों ने कब्जे में ले लिए, उसको बंदी बना दिया। तो उसकी जो आखिरी आशा थी, आखिरी जो आशा किरण थी, वो किरण भी बुझ गई। बुझ जाने के बाद चन्नम्मा बिल्कुल एकदम निराश हो गई, अधीर हो गई। तो उन्होंने एकदम फरवरी 2, 1829 में अपने आखिरी सांस छोड़ दी। वो वीरकृति मरण प्राप्त हो गया उसको। तो चन्नम्मा मरने के बाद फिर एक इससे पहले 4 दिसंबर को उसका सेनापति गुरसिद्धप्पा तो ब्रिटिशों के हाथ लग गए, वो भी आखिरी सांस ले लिए। तो बाद में उसके 1830 जुलाई 30 में जानकी बाई उसकी बहू की निधन हो गई। और संगोली राया 1831 जनवरी 26 उसको फांसी पर चढ़ाया। ऐसे पूरे जो कित्तूर की संस्थान थी, कित्तूरी संस्थान ध्वंस हो गई। जो 1778 23 अक्टूबर को जन्मी चन्नम्मा 1829 में आखिरी सांस ले ली। तो चन्नम्मा एक मिसाल की तरफ से अब तक इतिहास में उसकी जो जीवन कथनी थे वो गर्व की बात है। वो महात्मा बसवेश्वर के अनुयायी थे, आखिरी तक लिंग पूजा करते थे। तो जेल के अंदर थी तब भी वो वचन पढ़ती थी। बैलवंगल के कलमठ स्वामी जी आके उसको वचन के पाठ पढ़ाते थे, वचन के सार बोधन करते थे।
वो लिंग प्रेमी थी, लिंग निष्ठा थी, अपनी लिंग के अंदर पूजा करती थी। इसके लिए लिंग का मतलब था धैर्य, साहस, अपनापन, देश प्रेम, प्रजा प्रेम। ब्रिटिश चन्नम्मा को परास्त किया, लेकिन चन्नम्मा का गुणगान करने से नहीं रहा। जितने भी ब्रिटिश लेटर है, वो लेटर के अंदर चन्नम्मा की साहस की वर्णना है, और चन्नम्मा की जो कैरेक्टर थी, जो प्रामाणिकता थी, जो ब्रिटिश अधिकारियों के बच्चों के साथ उसकी जो व्यवहार थी, तो जब ब्रिटिश अधिकारियों को और उनकी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के वक्त आए, तो बीवी बच्चे रो पड़े कि चन्नम्मा जैसी औरत को छोड़ के चले जाना उसके लिए दुख की विषय बन गए थे। तो ऐसी थी चन्नम्मा। तो चन्नम्मा आज भी हमको उसकी धैर्य, शौर्य, साहस और उसकी प्रजा प्रेमी जो गुण चन्नम्मा के अंदर निहित थे, उसके लिए याद रहेंगे। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक चन्नम्मा जिंदा रहेंगे। तो चन्नम्मा के बाद में आती है और एक रानी, तो बेलवडी मल्लम्मा। उसके बारे में तो बोलना बहुत है, शायद ही टाइम हो गया है। बेलवडी एक ऐसा संस्थान थी, वो भी बेलगांव के आजू बाजू में बैलमंगल में आती, वो भी छोटा सा कस्बा थी, बिल्कुल छोटा कस्बा थी। उसमें संक्षिप्त में मैं 5 मिनट में बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, हमारा टाइम खत्म होने जा रही है। बेलवडी मल्लम्मा, बेलवडी बोल के एक छोटा गांव है, कस्बा है, उधर एक राजा रहते थे, ईश प्रभु। तो इसकी पत्नी थी, उसकी जीवन संगाती थी मल्लम्मा, और उसको सावित्री बाई भी कहलाती थी। वो सोदे बोल के इधर कर्नाटक में एक छोटा कस्बा है, छोटा संस्थान थे, उसका राजा था मधुलिंग नायक, उनकी बेटी थी बेलवडी मल्लम्मा। तो एक ऐसा मसला आ गया, तो उस जमाने में शिवाजी बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था, पूरे दक्षिण हिंदुस्तान के सम्राट था। तो शिवाजी के पास बड़ा सैन्य था। शिवाजी के सैन्य एक ज़माने में ऐसा हो गया, तो दक्षिण राजाओं को परास्त करने के लिए, अपने राजपाट को विस्तार करने के लिए शिवाजी के सैन्य जो दक्षिण की दंड यात्रा में चल बसी थी, तो दंड यात्रा को ख़त्म करके वापस अपने राज्य को जाते समय जो बेलवडी के पास थे, वहाँ अपना शिविर डाला था, वहाँ अपना डेरा डाला था। तो सैनिक बहुत दिन तक वहाँ रुकने बाद उसको क्या हो गया था, दूध की बहुत जरूरी था। दूध लाने जो बेलवडी की सल्तनत में आते थे गांव, उस गांव छोटे छोटे गांव को आके दूध की मांग किए जो शिवाजी के सैन्य थे। तो दूध की मांग देने के बाद वो गांव वाले, नहीं दूध हम नहीं देंगे, जितना वो मांगते थे उतना दूध नहीं दे सकते थे, दूध हम नहीं देंगे बोल के उसको नकार दिया। तो सैनिकों ने क्या किया, रातों रात राके जो बेलवडी मल्लम्मा की एरिया थे, एरिया के अंदर गांव थे, गांव के अंदर जबरदस्ती जाके वहाँ से गाय को लेके चले गए अपने शिविर को। तो बेलवडी की जो राजा थे ईश प्रभु, उसको ये मालूम हो गया कि शिवाजी सैन्य ने ऐसे ऐसे बुरे हरकत किए। तो उस राजा को बहुत वो क्रोधित हो गया, राजा को बिल्कुल गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद राजा उन जो शिवाजी के सैन्य थे, सैन्य के ऊपर वो हावी होने लगा। तो सैन्य के साथ झगड़ा हो गया उसको। तो बातों बात में एक छोटा सा बात बड़ा भतंगड़ा बन गया, दोनों के ऊपर बात करते करते युद्ध की जैसा माहौल पैदा हो गया। तो उसका जो शिवाजी का एक सैनिक था, दलपति था, मराठा दलपति था, दादाजी रघुनाथ नेड़कर। तो रागाजी रघुनाथ नेड़कर ने तो इतना छोटा कस्बा हमारे सामने ऐसा बात करते बोल के वो भी गुस्से में आया। गुस्से में आने के बाद बेलवडी के ऊपर उसने हमला बोल दिया। तो ईश प्रभु ने बहुत वीरता के साथ युद्ध तो किया, उसका सामना तो किया, लेकिन मराठा के सैन्य के सामने ये बहुत छोटा सैन्य था। तो ईश प्रभु उस युद्ध में देहांत हो गया उसका, वो मर गए युद्ध में। तो बेलवडी मल्लम्मा
जो उनकी बीवी थी, पत्नी थी, उसको समाचार आया कि उसका पति का देहांत हो गया। तो मल्लम्मा रोते, ये धोते नहीं बेटी, मल्लम्मा जब छोटी थी तब से युद्ध कला में बहुत आसक्ति था, रुचि था। जो ऐसी एक पहला महिला है भारत में, खुद एक महिला रेजिमेंट उन्होंने तैयार की थी, एक महिला सैन्य की टुकड़ी, महिला सैन्य की एक 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 ग्रुप उन्होंने ट्रेंड वुमेन आर्मी, ट्रेंड महिला सैन्य को उन्होंने खड़ा कर दी थी। तो मैं खुद अकेले नहीं, वो तो वीर ही है, वो तो युद्ध कौशल्यवान थी। उनके साथ बहुत सारे अपने जो कस्बे के अंदर महिला है, वो महिलाओं को भी उन्हें ट्रेनिंग कर डाली। तो उन्होंने युद्ध करने के लिए गए और ऐसा युद्ध कर दिया। उसके बुक्स में लिखे हुए जो सैनिक थे, मराठा के सैनिक थे, मूली गाजर के हिसाब से काट डाली उन्होंने, तो काट डाले तो मराठा सैन्य जो हार गया, हार के भाग चले गए। तो शिवाजी को पता लगा एक छोटा कस्बा मराठा सैन्य को परास्त किया, तो शिवाजी को गुस्सा आया। शिवाजी ने फिर अपने सैन्य को भेज के हमला कर दिया। हमला करने के बाद दूसरी टाइम में भी शिवाजी के सैन्य ने हार दिया। शिवाजी के सैन्य के ऊपर गड़बड़ी मल्लम्मा इतने होशियारी से, इतने चालुक्य से, वो भी एक लिंगायत की रानी थी, वो भी लिंग निष्ठावान थी। तो जब देखो तब विभूति लगा के युद्ध में ये वीर सेनानी के जैसा करती थी, युद्ध करती थी। तो दूसरे टाइम में भी मराठा सैन्य ने अपने हार मानना पड़ा। तो शिवाजी को एकदम फिर भी गुस्सा, इतना छोटा सा कस्बा हमारे सामने ऐसा करते हो, तो फिर अपने बहुत सारे सैन्य, एक छोटा कस्बा था बड़बड़ी, बहुत सारे सैन्य को भेज दिया। तो चंद बहुत कोशिश करी, लेकिन शिवाजी के सैन्य के सामने टिक नहीं पाई मल्लम्मा के सैन्य। उसके बीच में एक मराठा सैनिक ने क्या किया, जो मल्लम्मा कुदरे घोड़ सवार थी, घोड़े के ऊपर जो तलवार चला रही थी, तब बीच से आके एक सैनिक ने, जो युद्ध की नीति से विरोध है, एक सैनिक ने उस घोड़े की टांग काट दिया। टांग काटने के बाद घोड़े गिर गए। तो वो मल्लम्मा गिरती गिरती गिर नहीं पाई, वहां से छलांग लगा के पूरे खड़े होकर फेंकी। तब बीच में से और एक सैनिक आके उसके हाथ को तलवार से जोरदार मार दिया। तो तलवार मारने के बाद बेहोश पड़ी वो। बेहोश की अवस्था में उसको शिवाजी के सामने पेश किया गया। तो वहाँ उसको शैत्य उपचार करने के बाद होश आई। होश आने के बाद शिवाजी देखता है पूरे खून से लथपथ है उसके शरीर, जहाँ देखो वहाँ तलवार की वार, फिर भी वो ठहरी थी। ये वीरांगना नारी, ये अपने एक वचन साहित्य के नारी की जैसे, ऐसा एक वीरता से वो सामने ठहर के शिवाजी के आंख में आंख मिल के वो आपके सैन्य जो किया है, हमारे साथ खराब किए, गद्दारी किए, बोलते ऐसा बोली। तब शिवाजी को एकदम उसको देखते ही एक औरत ऐसा वीरंगना के साथ जो युद्ध कर रही है, जो गलती तो मेरे सैनिक के थे, हमने उसकी अंदर घुस के उसके गाय के ऊपर, लोगों के ऊपर ऐसा जाज्यती करना नहीं था बोल के। तो उन्होंने एकदम उसके आंख में आंसू आया, उसकी जो स्थिति लेके बड़े। लेकिन मल्लम्मा कभी अधीर नहीं हुए थे, कभी असहायक नहीं हुए थे, फिर भी सिंहनी जैसा खड़ी थी। तो शिवाजी ने बोला, माफ़ करो माँ, क्योंकि शिवाजी अपने माँ पुतलाबाई में जो मार्गदर्शन थी वहाँ तो है थे उसके पास। तो उन्होंने माफ़ी मांगा, नहीं आज से बड़बड़ी मल्लम्मा आप मेरे बहन हैं, मैं आपका भाई हूँ, हम दोनों मराठा और बड़बड़ी के बीच में कोई झगड़ा नहीं, कोई जाज्यती नहीं, जितने भी आपके गांव मैंने ले लिया वो गांव मैं आपको वापस कर दूंगी। आज से मेरे और आपका रिश्ता जो है इतिहास याद करेंगे, भाई बहन का रिश्ता है बोलके ऐसे उसको खिल्लत दिया था शिवाजी ने। ऐसा एक रानी थी बड़बड़ी मल्लम्मा, कोई 17वीं शताब्दी के बीच में हुए एक रानी थी, एक छोटा सा कस्बा था। तो बड़बड़ी मल्लम्मा
कित्तूरी चन्नम्मा दोनों एक एक लिंगायत रानी थे। तो खाली ये लिंगायत रानी थे ऐसा नहीं है, तो ये दोनों की जो शूरता है वो सभी जाति धर्म इसके परे है, उसके परे है। वो दोनों औरत माँ भी, मातृत्व भी थे इसमें और वीरता भी थी। मातृत्व का मतलब है दया भाव, दया भाव का मतलब है स्थैर्य, दया भाव का मतलब है किसी के सामने सर नहीं झुकाना। अगर सर झुकाना है तो प्यार मोहब्बत के सामने सर झुकाना, समानता के सामने सर झुकाना और दूसरे के सामने कभी सर नहीं झुकाना। ऐसे दो नारी इतिहास में कित्तूरी रानी चन्नम्मा, बेळवडी मल्लम्मा हमको दो औरत हमेशा याद रहेंगी अपनी वीरता के साथ, अपनी प्रामाणिकता के साथ। तो भस्मधारी ये दोनों औरत हमारे आदर्श होंगे। इतना कहते हुए है मैं अपने जो 4 बातें हैं समाप्त करूँगी। जो आपको अच्छा लगा नहीं लगा तो आप मेरे को आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ा बहुत गड़बड़ थे, फिर भी आप लोगों ने स्वीकार करी है, इसलिए मैं आप सबको आभार मानते हुए मेरा जो शब्द यहाँ पे समाप्त करूँगी। शरणु शरणार्थी।